याद होगा 2014 के अंदर उन्होंने कहा था कि देश विदेशों के अंदर जो काला धन है वो वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो काला धन तो वापस आया नहीं, 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए, बल्कि काला धन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार आ गई और दोबारा भी आ गई, लेकिन दोबारा आने के बावजूद महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले पर भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और भारत का रुपया सस्ता होता जा रहा है। उस मोर्चे पे भी मोदी जी फेल हुए। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा होगी, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी ये फेल हुए। एनसीआरबी का डाटा है, देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज पर और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मोदी जी की सरकार के बनने के बाद ज्यादा बढ़े हैं। तो उनके तो सारे वादे झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको मिले हुए थे, जो फैक्ट्रियां चल रही थी, इन्होंने नोटबंदी करके फैक्ट्रियां बंद कर दी, लोगों को लाइन में लगवा दिया, लोग मर गए। आने वाली 17 फरवरी को नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कम से कम 20,000 लोगों का वहां पर होने जा रहा है, जिसमें हमारी टीम के तमाम सम्मानित साथी राज्यपाल गौतम साहब, भानु प्रताप जी, मैं स्वयं रहूंगा। आने वाली 25 तारीख को सुबह ही दिल्ली पहुंचे और 25 फरवरी को, और हर हाल में 11 साढ़े 11 यानी कि 12 से पहले जंतर मंतर पे हम लोग एकत्रित होंगे। जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा होंगे दिन में 12 बजे, और वहां पर इकट्ठा होने के बाद और अपने लोगों को संबोधित करने के बाद उसके बाद में पीएमओ ऑफिस के लिए हम कूच करेंगे और पीएमओ ऑफिस तक हम जाएंगे। आज की तारीख में आप समझते हैं कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, देश को इतना लूटा है। सो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें, फर्जी जो वोटें बनवाई हैं, उसके पीछे ये लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई है। कि ये आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख हैं, बीजेपी का पन्ना प्रमुख, उसके मैं बाकायदा इसको आपको सबूत के साथ सिद्ध कर रहा हूं, और ये हमने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में भी लगा रखा था। ये है 9/8/2023 का एक नोटिफिकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ने निकाला है। उसने कहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शंस डेटेड 9/8/2023 for appointment of booth level agents BLAs by the recognized political parties in order to maximize the transparency in the process of preparation and revision of electoral roll and also to improve its fidelity। मतलब साफ साफ उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने बूथ लेवल के एजेंट नियुक्त कर सकते हैं इस इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए, वोटर लिस्ट को बनाने के लिए। अगर आप एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे एक विधानसभा में, एक वोटर एक उसके लिए, सो कितना पैसा लगेगा? कम से कम 10,000 रुपए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, लोकसभा में कम से कम 20,000 पोलिंग बूथ है, देन कितना पैसा होगा? करोड़ों में जाएगा। तो कैसे कोई पार्टी करोड़ों रुपए केवल वोटर लिस्ट को ठीक करवाने में, इस जो सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, उसमें भाग ले सकती है? कौन ले सकता है? केवल रूलिंग पार्टी। और आज की तारीख में आप समझते हैं कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, देश को इतना लूटा है। सो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें, फर्जी जो वोटें बनवाई हैं, उसके पीछे ये लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो 25 तारीख का प्रोग्राम है उसके विषय में, जो 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर के घेराव की बात हमने कही है, जो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, उसके विषय में आदरणीय डीसी कपिल साहब। सम्मानित साथियों, जैसा अभी भानु प्रताप सिंह जी ने और महमूद पराजा साहब ने आपको बताया अलग अलग विषयों पर कि किसान आंदोलन में किस तरीके की हमारी भूमिका रहेगी, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है उसका क्या स्टेटस रहा है वो आपने सुना। मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि दिल्ली, विशेष रूप से दिल्ली के बहुजन समाज के इस सोशल मीडिया के साथियों की आवाज़ पूरे देश तक इस कदर गूंज चुकी है कि पूरे देश के अंदर हलचल मच चुकी है, और ईवीएम की आवाज़ को
आपने जो हर स्टेट तक पहुंचाया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया था कि आने वाली 25 फरवरी को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा और उसमें इकट्ठा होने का हमने एक स्थान दिया था मंडी हाउस। लेकिन आपको ये सूचना के माध्यम से बताना जरूरी है कि मंडी हाउस में प्रॉपर एकत्रित और खड़े होने की जगह न होने की वजह से जो वार्तालाप हुई है, तो हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से जो परमिशन हुई है वो जंतर मंतर की हुई है। जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा होंगे दिन में 12 बजे और वहां पर इकट्ठा होने के बाद और अपने लोगों को संबोधित करने के बाद उसके बाद में पीएमओ ऑफिस के लिए हम कूच करेंगे और पीएमओ ऑफिस तक हम जाएंगे। तो पहले जो डिक्लेरेशन हुई थी, क्योंकि बहुत सारे साथी अलग अलग प्रदेशों से रोज टेलीफोन करते हैं और वो जानना चाह रहे थे सर परमिशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई लोगों को ट्रेन के टिकट कराने हैं, कहीं को फ्लाइट के कराने हैं। तो जो भी पूरे देश के साथी आज इस प्रेस वार्ता की माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप डेट का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें। आपको ट्रेन से आना है या हवाई जहाज से आना है या अपने किसी व्हीकल के माध्यम से आना है, आप हर हाल में आने वाली 25 तारीख को सुबह ही दिल्ली पहुंचे और 25 फरवरी को, और हर हाल में 11 साढ़े 11 यानी कि 12 से पहले पहले जंतर मंतर पे हम लोग एकत्रित होंगे। वहीं से हम जो है कूच करेंगे पीएमओ ऑफिस का घेराव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नागपुर के अंदर हमारी टीम रहेगी, वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो जो लोग नागपुर या उसके आसपास के साथी हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश करें। आने वाली 17 फरवरी को नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कम से कम 20,000 लोगों का वहां पर होने जा रहा है, जिसमें हमारी टीम के तमाम सम्मानित साथी राज्यपाल गौतम साहब, भानु प्रताप जी, मैं स्वयं रहूंगा। 2-3 प्रोग्राम अलग अलग लगे हुए हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें अगर बता देते तो हम आ जाते, इसलिए आपको जानकारी है। और एक बात और कहकर कि 15 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक दिल्ली और एनसीआर में ये काम हमने शुरू कर दिया है। छोटी छोटी मीटिंगों का आयोजन होना शुरू हो गया है। इसलिए जो भी बुद्धिजीवी साथी, जो भी ईवीएम को हटाने के समर्थक साथी है, वो अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में छोटी या बड़ी जो भी मीटिंग करना चाहते हैं वो उनका स्टार्टिंग करें। और दिल्ली और एनसीआर में जहां भी हमें आप बुलाएंगे, जहां भी संभव होगा, तो हमारी टीम का कोई ना कोई साथी आपके बीच में अवश्य आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है दिल्ली एनसीआर के इसमें आने हैं। इसलिए ये पीरियड जो 15 से लेकर 25 तक का है, हम ज्यादातर प्रयास हमारी टीम का ये रहेगा कि हम दिल्ली और एनसीआर के तमाम साथियों को इसमें आंदोलित करें और इस प्रोग्राम के लिए इकट्ठा करें। आने वाली 25 फरवरी दिन में 12 बजे स्थान जंतर मंतर इकट्ठा होकर के पीएमओ ऑफिस का घेराव करने की ये फाइनल कॉल है। इसलिए तमाम साथी इसी के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में एक्ट करें। यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। अब नेक्स्ट बात हमारे दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी विधानसभा से वर्तमान समय में एमएलए राज्यपाल गौतम जी अपनी बातें रखेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा किस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जिस तरह के आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद विश्वास मत पर सदन में बोलते हुए उन्होंने ईडी को और सीबीआई को चैलेंज किया और केंद्र की सरकार को चैलेंज किया कि वो जो आरोप लगाया गया है कि उनके नाम पर 8 एकड़ जमीन है, अगर वो इसके प्रमाण दे दे तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे, यहां तक कि झारखंड छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक भी कोई प्रमाण सरकार ने या ईडी ने नहीं रखा है। इसका मतलब केंद्र की सरकार ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष की सरकारों को कमजोर करने में, विपक्ष के नेताओं को डराने में, उन पे झूठे मुकदमे करके उनको जेल में डालने में कर रही है। और एक तरफ आदिवासियों को सता रही है। जैसे आपने देखा
हंसदेव जंगल उजाड़े गए, हजारों की मात्रा में पेड़ काटे गए। आदिवासी समाज पेड़ों को बचाने के लिए कितने आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है। और बड़े बड़े पूंजीपति अडानी जैसे लोगों के लिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, सेना का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आदिवासियों की आवाज को बंद कर रही है, दबा रही है। और एक और चीज हमने देखा है कि ये सरकार जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन सब जगह पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल गिराए जा रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी के अंदर, वनपुलपुरा के अंदर, वहां धार्मिक स्थल भी गिराए, लोगों के घर भी गिराए। छोटे छोटे बच्चे रोकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से विनती कर रहे हैं कि ऐसी ठंड में हमारे बच्चे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों की चीखें देश के प्रधानमंत्री जी को सुनाई नहीं दे रही है। और इसलिए सुनाई नहीं दे रही है कि बीजेपी का चाल चरित्र देश के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है, उनका चाल चरित्र देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है। इसलिए जहां भी अवैध निर्माण के नाम पर जो जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, मकान तोड़े गए, आप देखेंगे पूरे देश में अनुसूचित जाति की बस्तियां उजाड़ी गई हैं, ये कह के कि ये तो फॉरेस्ट लैंड में या सरकारी जमीन पे। उसी तरह आदिवासियों के घर उजाड़े गए, और उसी तरह आपने देखा होगा अल्पसंख्यक समाज के घर उजाड़े गए। यहाँ तक कि राम मंदिर वाले रास्ते पर आपने बिलखते हुए औरतों को देखा होगा, वहां भी लोगों के घर उजाड़ दिए। तो इस सरकार की नजर में लोगों की कोई कीमत नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट की कोई कीमत नहीं है। एक एक करके ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर अब तो साल भर हो गया, लेकिन साल भर होने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए। वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बात पे अपना वक्तव्य दे देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो किसी खिलाड़ी के बीमार होने पर ट्वीट करके कहते हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जिस तरह आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के घरों को तोड़ने के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का अतिक्रमण, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के लोग इसका जवाब देंगे। और जिस तरह गुजरात के अंदर मौलाना काजरी जी को उनके पार्ट स्पीच पर, पूरी स्पीच, मौलाना अजहरी जी, उनकी पार्ट स्पीच यूज करके, यानी कट पेस्ट करके फर्जी कंप्लेंट दिला के उनको गिरफ्तार किया गया। और जबकि एक तरफ ऐसे बहुत सारे हैं जो साधु के बेस पर खुलेआम मुस्लिमों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, बौद्धों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भगवा बेस के ऐसे नकली साधुओं को गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई अभी तक बीजेपी की सरकार ने नहीं की है। इसका मतलब प्रतीत होता है कि बीजेपी की सरकार एक तरफा अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसको आने वाले समय में भारत के लोग जवाब जरूर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि और कोई ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि केंद्र की सरकार देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, मजदूर, किसानों का अतिक्रमण कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, और जनता इसका जवाब जरूर देगी। हल्द्वानी का जो इतना बड़ा इशू हुआ, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर ये चुनाव? नहीं, ये चुनाव से पहले, सर सवाल एक बार, ये चुनाव से पहले धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को डराना चाहते हैं, ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से देश के लोग इनको वोट डालें। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 से ज्यादा वो सीट आएंगी और 400 पार एनडीए को जाएंगी। ये सपने इनको आ कहां से रहे? मोदी जी ने आज तक जितने वायदे किए थे, क्या उन्होंने कोई वायदा पूरा किया? आपको याद होगा 2014 के अंदर उन्होंने कहा था कि विदेशों के अंदर जो काला धन है वो वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो काला धन तो वापस आया नहीं, 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए, बल्कि काला धन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार आ गई और दोबारा भी आ गई, लेकिन दोबारा आने के बावजूद महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले पर भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और भारत
का रुपया सस्ता होता जा रहा है। उस मोर्चे पे भी मोदी जी फेल हुए। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा होगी, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी ये फेल हुए। एनसीआरबी का डाटा है, देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज पर और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मोदी जी की सरकार के बनने के बाद ज्यादा बढ़े हैं। तो उनके तो सारे वादे झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको मिले हुए थे, जो फैक्ट्रियां चल रही थी, इन्होंने नोटबंदी करके फैक्ट्रियां बंद कर दी, लोगों को लाइन में लगवा दिया, लोग मर गए और उधर किसान मारे गए। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है। इन्होंने जीएसटी ला के लोगों के इंडस्ट्रीज को तबाह किया, लोगों के व्यापार को तबाह किया। इन लोगों ने नोटबंदी के माध्यम से लोगों को तबाह किया। इन्होंने जो वायदे किसानों से किए थे, उनके स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, उस मोर्चे पे भी ये सरकार विफल हुई है। तो किस भरोसे पर मोदी जी कह रहे हैं 370 आएंगी बीजेपी की और पूरे एनडीए की 400 पार आएंगी? ये भरोसा मोदी जी को ईवीएम के दम पर है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने के लिए इसलिए ज्यादा जोर दे रहा है ताकि वो मोदी जी से मिली भगत करके उनको सफलता अर्जित करवाए। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्शन, क्योंकि ये ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, वो जैसा हम बार बार बताते रहे, ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 डायरेक्टर, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जैसा मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर अनिल मसीह नाम के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने बनाए, जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने खुलेआम 16 वोट इंडिया गठबंधन के पास थी, उनकी 8 वोटों को इनवैलिड करार देकर और उनसे भी कम 16 वोट वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वहां पे मेयर बना दिया। और खुलेआम जिस तरह कैमरे के सामने, ये तो शुक्र हो उस वक्त कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए नहीं होते तो उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। कैमरे के सामने बैलेट पेपर को किस तरह वो काट रहे हैं, किस तरह उसमें धांधली कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, इस तरह धांधली करके उनको जिता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इसलिए यह भरोसा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो 370 पार आएगी बीजेपी और पूरी एनडीए 400 पार आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। और ईवीएम के भरोसे पर मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि वो 400 पार एनडीए को जाएगा। आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी की जो घटना है, बीजेपी का कहना है कि ये यूसीसी ये वोट को पोलराइज करने के लिए और कुछ नहीं है, ये डराना चाहते हैं। सवाल जी, हाँ। सवाल यूसीसी लागू होने में सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसी का बदला लिया गया है, यूसीसी का बदला। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, लेकिन ये तो पुलिस ने, ये ये सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की थी ना, किसी और ने थोड़ी कार्रवाई की है। यूसीसी का मुद्दा उनका इसलिए फेल हो गया क्योंकि आदिवासियों ने वहां रिवोल्ट कर दिया कि तुम बाद में हम पे भी लगाओगे, दूसरे लोगों ने वहां रिवोल्ट कर दिया। तो उससे बचने के लिए, मतलब तो उनका यूसीसी से भी यही था ना, पोलराइजेशन करना है। जब यूसीसी से नहीं तो गोली चलवा के, ट्रैक्टर ये बुलडोजर चलवा के, उससे भी नहीं होगा तो अभी कुछ और करेंगे। लेकिन ये सब दिखावा है, असली मुद्दा ईवीएम है। कोई भी व्यक्ति ईवीएम को ना भूले, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। बाकी सब ये उसका जस्टिफिकेशन करते हैं कि हम इस वजह से चुनाव जीते। उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, हल्द्वानी में क्योंकि नेट बंद कर दिया गया है, वहां से कोई भी जो वीडियो वहां पे हुई है, वीडियोग्राफी हुई है कि हकीकत में कितना तांडव उन्होंने मचाया है पुलिस ने, और जो फोर्स लगा रखी है, और जिस तरह से शूटेड साइट का ऑर्डर दे रखा है मुख्यमंत्री ने, सो जो भी सारी चीजें हुई है वो कुछ भी वहां से आ नहीं पा रहा है। लेकिन फोन पे जो हमारी बात हुई है उसके हिसाब से स्थिति है कि पुलिस और फोर्स घर घर में जाकर जो नौजवान बच्चे हैं उनको निकालकर पकड़कर लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता, क्या उनको मार दिया गया है या क्या उनके साथ किया जा रहा है कुछ नहीं पता है। इंफॉर्मेशन इस तरह की है, स्थिति वहां पर बहुत ही भयानक है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको कहीं भी मीडिया पर नजर नहीं आएगी, कहीं भी दिखाई नहीं। और वो लोग भेजें कैसे, क्योंकि नेट बंद है तो कुछ भी आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में अशांति पैदा करना चाहती है, धर्म के जाति के नाम पर उन्माद पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी दलितों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों से नफरत करती है।
और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के लिए खतरा बन गई है। देश को तोड़ने की फिर से एक साजिश हो रही है। पहले भी देश टूटा था तो ऐसे लोगों की वजह से टूटा था जो कट्टरपंथी थे। फिर से देश में कट्टरपन पैदा करके एक फिर से भारत का टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। सर, दिल्ली में बुलडोजर की जो मंदिरों के ऊपर, मज़ारों पे, मस्जिदों पे कार्रवाई 600 साल, 250 साल, 300 साल इतने पुराने तोड़े जा रहे हैं, उसके पीछे भी यही सब कुछ जो कुछ आप बता रहे हैं? देखिए, केवल सबके पीछे राजनीति है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता हासिल करना चाहती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अदरवाइज जो लोग वर्षों से शांतिपूर्वक मिलजुल के रहते थे, वहां पे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे करने की ये प्लानिंग क्यों? इससे किसको लाभ होगा? ये वोटों का ध्रुवीकरण करके केवल चुनाव जीतने के लिए सब किया जा रहा है। और आपको याद होगा, इसके बारे में कुछ समय पहले ही सतपाल मलिक जी जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, वो ऑलरेडी ये खुलासा कर चुके हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर दंगे होंगे और ये दंगे बीजेपी खुद कराएगी ताकि वोटों को पोलराइज किया जा सके। इसीलिए मैं देश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, देश के लोगों, तुम सब एक हो जाओ। देश को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है और इसीलिए वो ईवीएम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर को वापस लाना ही होगा।